दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों में आगे नियुक्तियां बंद होने वाली। तो सवाल ये है दोस्तों कि अगर हम जैसे रेलवे की जब निजीकरण की हम बात करते हैं, आप जरा नजर उठाकर देखिए रेलवे में कौन से लोग हैं जिनको लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाले जो है काम नहीं करते इसलिए बेचना जरूरी है। मैं कह रहा हूं रेलवे में खाली सरकारी नौकरी वालों को रोजगार नहीं मिलता, जो उसके अंदर लड्डू बेचता है, जो समोसा बेचता है, जो ब्रेड बेचता है, जो उस स्टेशन पे बैठ के काम करता है, उन सबको रेलवे नौकरी देता है। आप जरा सोच कर देखिएगा कि अगर वो रेलवे कल मुकेश अंबानी के हाथ में चला जाएगा, अडानी के हाथ में चला जाएगा, तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती उस प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश के करोड़ों रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो वो कौन है? वो हमारे समाज के लोग। ये हम सबको सोच कर निजीकरण का हमारे लोगों के बीच भी फैला दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, बैंक जो आज दिवालिया हो रहा है, क्या वो बैंक के कर्मचारी भी काम नहीं करते थे? आप और हम बैंक नहीं जाते, हमने देखा नहीं है बैंक कर्मचारियों को 8-8 बजे रात तक काम करते हुए सरकारी बैंक के कर्मचारियों को। आज वो बेचा जा रहा है, उसमें किसकी कमी है? वो बैंक कर्मचारियों की कमी नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके अनाप शनाप फैसले की वजह से हो रहा है। और वो जो पूंजीपतियों ने लूटा है बैंकों को 15 लाख करोड़ रुपया किसने लूटा और किसका पैसा था? हम आप पूछते ही नहीं। 15 लाख करोड़ रुपया अगर लूटा गया तो वो हमारा आपका दिया हुआ पैसा था ना। आज बैंक डूब रहे हैं, कल जो महाविलास बैंक डूब गया उसको कोई और बैंक आके अधिग्रहण कर लेगा। वो डूबा उसको अधिग्रहण करना, दोनों में हमारा ही आपका पैसा लग रहा है। मैं तो कई बार सवाल पूछ रहा हूं कि लोग प्राइवेट से ट्रेन चलाई गई थी, तेजस ड्रॉप हो गई, बंद कर दी गई, लेकिन तेजस ट्रेन को चलाने के लिए क्या तेजस चलाने वाले ने अपना स्टेशन बनाया था? क्या उन्होंने अपनी पटरियां बिछाई थी? क्या वो हमारे आपके पैसे की बनी हुई पटरियां हैं, हमारे आपके पैसे की बनाए हुए स्टेशन से उसमें तुम आकर कमाओगे और कहोगे कि निजीकरण बहुत अच्छा है? कल रतनलाल जी ने सही बात कहा। कौन मूर्ख है इस देश में? आप व्यवसायी से ज्यादा तो समझदार कोई नहीं होता दुनिया में। और वो क्या डूबती हुई संस्थाओं को खरीदेगा क्या? आप मुझे बताइए, रेलवे को कोई खरीदना चाहता है, भारत संचार निगम को खरीदना चाहता है, भारत पेट्रोलियम को खरीदना चाहता है, तभी खरीदना चाहता है क्योंकि इन व्यवसायियों को पता है कि वहां से मोटा माल कमाएगा। ये हम लोग नहीं समझेंगे, और अगर हम नहीं इस बात को इसके खिलाफ खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? बात आ रही है चुनावी प्रक्रिया की, जो लगातार जो संस्थान थे जिनके ऊपर आपका हमारा भरोसा था, सुप्रीम कोर्ट 2 डिसीजन ऐसे किए जिनके खिलाफ हमको आपको सड़कों पे आना पड़ा और जिसकी वजह से जेल जानी पड़ी और गोली खानी पड़ी। क्यों भाई? एट्रोसिटी के खिलाफ तुम इस तरह के डिसीजन कैसे दे सकते हो? आप लड़ते हो, कोई एक सरकार आती है, आप लड़के एक काम करवा लेते हो। एट्रोसिटी एक्ट हम लोगों ने आप लिए, हमने सबने मिलकर पूरे देश में दलित पिछड़ों ने मिलकर उसको बनवाया। एक कोर्ट एक डिसीजन करके उसको आपको बैकफुट पे ढकेल देता है, फिर आप लड़के उसको वापस लेते हो, फिर कोर्ट कोई डिसीजन देता है। 4 दिन पहले डिसीजन नहीं दिया कि पब्लिक गैलरिंग में आप गालियां नहीं दे सकते, किसी को घर में जाके खूब गाली दे दो। अरे अजीब बात है, मतलब आपके घर में घुस के किसी को गाली देना है, दलित पिछड़े के नाम पे गाली देके चला जाएगा तो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। अरे भैया क्यों ये रोज हो रहा है और कोर्ट ये क्यों कर रहा है? क्यों? हम इसलिए हम कह रहे हैं कि जो संस्थाएं लोकतंत्र की नींव होती हैं, जिन संस्थानों, आप और हम क्या सोचते थे? आप और हम ये सोचते थे कि अरे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से सरकार को भी झुका के लाएंगे। आज आप सोच पाते हैं क्या? जरा अपने अंदर जाकर देखिएगा, 13 पॉइंट ऑफिसर का कहां से डिसीजन आया था? सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था। भाई ऐसे डिसीजन क्यों आ रहे हैं? मैं अपने दोस्तों के बीच आता हूं और ये बार बार कहता हूं कि हमें जिस रिजर्वेशन की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन की डिमांड करनी चाहिए। क्यों? आप मुझे बताइए, आपके गांव में दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए, आपको कहा जाए पंच चुनने का, क्या आप खाली दूसरी जाति के लोगों के पंच बना देने के बाद उसके डिसीजन को मानेंगे क्या? आप गांव में विरोध करते हैं कि नहीं हमारी जाति का व्यक्ति उस पंच में, तो पंच अगर 5 लोगों को पंच चुना जा रहा है तो 2 हमारी जाति का डालो, तुम 2 अपनी डालो, 1 न्यूट्रल डालो, तब जो फैसला होगा हम मान लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, इसलिए हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट यहां तक केयर करता है कि अगर विमेंस के कोई मुद्दा होता है तो विमेंस जजेस डाले जाते हैं। मैं वही सवाल पूछता हूं कि जब दलितों के खिलाफ डिसीजन करने के लिए बैठते हो या दलित मुद्दे पर डिसीजन करने के बैठते हो तो वहां पर दलित जज क्यों नहीं लाते? वो बताएगा ना। अगर वो हमारे खिलाफ डिसीजन देगा, मान लेंगे हमारे समाज का हो सकता है उसकी कोई समझदारी होगी, तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताओ। चुनाव के ऊपर रोज हमारा आपके मन में शंका हो चुका है, कहीं बोगस हो रहा है देश के अंदर। तो जब चुनाव सही नहीं होंगे, आप मुझे बताइए, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, अगर किसी भी डेमोक्रेसी की जो आत्मा होती है, जैसे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी आत्मा है,
डेमोक्रेसी की आत्मा है चुनाव। अगर चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे, चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहां बचेगा। चुनाव में अगर बार्गेनिंग होगी, चुनाव को अगर बदल दिया जाएगा, तो आप जिसको राजा चुनना चाहते हैं, शासक चुनना चाहते हैं, उसके बदले कोई और आकर बैठेगा और फिर वो आपकी चिंता नहीं करेगा। ये सरकार क्या आज किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की किसकी चिंता कर रही है सरकार? नौकरियों का मतलब पूरे ये कहते थे 70 साल में, आज सच्चाई ये है कि 70 साल में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। 70 साल के अंदर कभी इस तरीके से बेलगाम जो है नहीं बेचा गया सरकारी संस्थानों को। ये तो वही बात हो गई कि हम जो है खूब बढ़िया सूट और टाई पहन के घूमे और रोज अपने घर की जमीनें बेचे। तो ये सरकार वही कर रही है, सूट और टाई पहनकर घूम रही है और देश की संपत्तियां जो 70 साल में इकट्ठा की गई उसको बेचा जा रहा है। तो सवाल ये, हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि वो संपत्ति किसी सरकार की नहीं है, वो संपत्ति हमारी है। तो वो सरकार अगर बेचती है तो हमारे घर की संपत्ति बेची जा रही है, जो वो पीड़ा हमारे लोगों के अंदर और खास करके दलित पिछड़ों के अंदर आनी चाहिए। तब जाकर हम जो है ये जो रियल लड़ाई है, जो संविधान की लड़ाई, अभी एक सरकार ने जो है कानून बनाया लव जिहाद, कल वो कहे, अब वो पहले रिलीजन के ऊपर तय कर रहे हैं कि कौन किससे शादी करेगा, कल वो ये तय करेंगे कि कौन हमारे धर्म के अंदर भी कौन किसके साथ शादी करेगा, वो भी तय कर लेंगे। ऑलरेडी जिस समाज में हमने देखा है ऑनर किलिंग, और ऑनर किलिंग को एक तरह से ये लोग लीगलाइज करने बैठे, कल यूपी सरकार ने कर दिया, लीगलाइज किया एक तरह से। जब सरकार ये कानून बनाएगी कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर किससे ब्याह कर रहे हो, किससे ब्याह नहीं कर रहे हैं, क्या आप हमारे पास ये हक में नहीं बचेगा? आप यकीन मानिए कल ये कानून बनेगा कि सवर्ण की लड़की से कोई दलित का लड़का ब्याह नहीं करेगा, और ब्याह करेगा तो उसको आके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने सफाई देनी पड़ेगी। इस भ्रम में कोई ना रहे। कई बार हम लोग भ्रम में आ जाते हैं कि अरे वो मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा, हमारा क्या है। वो चीजें लाठी हमारे ऊपर आती है। आप देखिए गुजरात में जब अगर अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है तो अगला हमला दलितों पर होता है। सर ये हम सबको समझना चाहिए, और इनकी साजिश अल्टीमेटली वही है। आप लोगों ने गौर किया या नहीं, परसों का हिंदुस्तान टाइम्स उठा के देखिए, पहले पन्ने पे एक ऐड आया हुआ है, उठा के देखिएगा, किसी साथी ने लगाया था। उस ऐड में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनने की बधाई। कब बन गया भाई? अंग्रेजी का अखबार, और वो एक अपना प्रचार कर रहा है किसी संस्था का, और साथ में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र में मैंने बार बार पूछा है, मेरे साथ के कई साथी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं, उनसे बात करिए तो कहते हैं कई बार क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्षत्रिय धर्म क्या होता है? आपसे बताइए क्षत्रिय धर्म क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर क्षत्रिय धर्म के बारे में लिखा है, लेकिन आपको क्षत्रिय धर्म बताएंगे। मैं उनसे पूछता हूं इसका मतलब कल तुम ये भी बताओगे कि ये यादवों का धर्म है, ये दलितों का धर्म है, ये चमारों का धर्म है, ये जाटवों का धर्म है, और हमारा और आपका धर्म उनकी नजर में क्या है, हम सब जानते नहीं है क्या? तो हम सबको एक एक चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, तब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाएंगे, बाबा साहब के सपनों को बचा पाएंगे, इस संविधान को बचा पाएंगे। इसलिए दोस्तों ठीक है संख्या कम है, कई बार सिंबोलिज्म भी बहुत काम करता है। हमने अगर प्रोटेस्ट दर्ज कराया तो ये हमारे कम से कम हम अपने समाज के लोगों को तो बता पा रहे हैं, हम उन तक तो पहुंच पाए, उनको तो जागरूक कर पाए। ये उद्देश्य हमारा हमेशा होना चाहिए कि उनको पता लगनी चाहिए कि हमारे और उनके साथ, आपके साथ हो क्या रहा है, और क्यों हम निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्यों हम जो है चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की बात कर रहे हैं, क्यों हम जो है न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उसकी वजह क्योंकि यही सब हमारे लिए संरक्षण के टूल्स है, ये हमारे हथियार हैं जिनकी वजह से हम कहीं न कहीं आज जो है जिस समानता की बात हम कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया कि कोई किसी जाति का हो, कि धर्म का हो, कहीं पर पैदा हुआ हो, किसी क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ हो, सब एक है, वो इस संविधान ने हमको दिया। तो इसलिए इस संविधान को बचा के रखने की जरूरत है, और आपको तैयारी है। और इनका जो काम करने का तरीका, मैं एक लास्ट उदाहरण देकर अपनी बात रखूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि दोबारा से यहाँ पर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था लागू करने का इनका काम, इनकी मंशा चल रही है, तो लोग कहते हैं नहीं वो जमाना गया जी, इतनी आसान बात नहीं है कि लागू कर देंगे, हम लोग क्या खत्म हो गए क्या? मैं दोस्तों एक उदाहरण बार बार देता हूं। 1954 का एक फोटो है अफगानिस्तान का। 1954 में अफगानिस्तान की लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के घूमती थी। वो समाज आज वापस कहां पहुंच गया है? आज पहन सकती है क्या?
आज अगर बुर्का से बाहर निकल जाएंगे तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या वो समाज यू टर्न नहीं ले चुका? केवल बात ये, हम समाज को समझने की जरूरत है। अगर आप टाइम पे रिएक्ट नहीं करेंगे तो दोबारा हमको रिवर्स गियर में डाल देने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी भी बहुत सारे लोग जो है जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हमारा एक साथी पत्रकार प्रशांत कनौजिया अभी बेचारा 2 महीने जेल में रह के आया था, एक पोस्ट लिखा था उन्होंने, जेल में रह के रहना पड़ा उसको। कितने साथी जेल में पड़े हुए हैं और अर्नब गोस्वामी जो है स्पेशल कोर्ट लगा के उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो कितना बड़ा क्रांतिकारी है भाई। तो कब हमारे ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा और हम झुक जाएंगे, इस चीज की चिंता हम सबको अपने अंदर करनी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि हम धीरे धीरे करके दबाव सहने के आदी हो जाएंगे और दोबारा हम उसी जगह पर पहुंचा दिए जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है और आपस में इकट्ठा और यूनाइट होने की जरूरत है। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। अपने समाज की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार हम लोग आपस की कमियों को ज्यादा उजागर करते हैं और जो है हमारी अच्छाइयों को हम कम उजागर करते हैं। इसको बदलिए, हम अपनी कमियों को अवॉइड करें, उसको नजरअंदाज करें। ठीक है, हमारे किसी साथी में 2 कमी हो सकती है, 4 अच्छाई तो है, समाज के लिए काम तो कर रहा है, उसको देखिए। और उसके साथ अपने लोगों की एक दूसरे तक, हमने देखा यूनिवर्सिटी में कैसे किसी को आगे बढ़ाया जाता है। पता चलता है एक सरा हुआ मतलब घटिया सा आर्टिकल जो है पब्लिक में आता है और उसको घूम घूम के लोग प्रचार करते हैं। आर्टिकल पढ़ के देखा क्या कितना जबरदस्त लिखा है। तो वो हमको भी आपको आपस में करने की जरूरत है कि एक दूसरे की चीजों को हम पब्लिक में पॉजिटिव तरीके से ले जाएं, ताकि समाज में एक तो भाईचारा आपस की पैदा होगी और हमारे बीच आत्मसम्मान का भाव बनेगा और बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है और इसी की लड़ाई है। बाबा साहब हो, लालू यादव हो, काशीराम हो और अंबेडकर साहब, सबकी लड़ाई एक ही चीज की है। पेरियार साहब की लड़ाई हो, ज्योतिबा फूले की लड़ाई, सबकी लड़ाई है कि हमको, हम जिंदा तो है ही ना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।